Namaste and welcome to you all in this doubt clearing session. इस सत्र को शुरू करने के पहले एक संदर्भ रखना चाहता हूं। एक छोटा बालक जिसे एक एस्ट्रोलॉजर ने हाथ की लकीर को देखकर कहते हैं कि तुम्हारे पास विद्या की लकीर नहीं है, यू डोंट हैव द फेट लाइन ऑफ एजुकेशन नॉलेज। वो छोटा बालक फिर कमरे में जाता है एंड ही टुक आउट द नाइफ, चाकू निकालता है और फिर वह हाथ की लकीर को बनाता है। काफी ब्लड निकलता रहता है। फिर वो आता है एस्ट्रोलॉजर के पास। वो कहता है, छोटा बालक, अब तो मैं विद्वान हो जाऊंगा ना? विल आई बी द स्कॉलर नाउ बिकॉज आई हैव इरेक्टेड माई फेट लाइन ऑफ ए स्कॉलर यूजिंग द शार्प एज ऑफ नाइफ। वह छोटा बालक और कोई नहीं, हमारे एंशिएंट इंडिया का स्कॉलर पाणिनि थे। पाणिनि वॉज द लिटिल बॉय was told by astrologer that he would not be a scholar। और फिर पाणिनि became the grammarian Sanskrit scholar and his grammar treatise is known as अष्टाध्यायी। ये संदर्भ मैंने आप जो एक्सपीरियंस हैं उसके सामने इसे रखा कि भाग्य से कुछ नहीं होता। आप अपने फेट लाइन को अपने कर्म से, मेहनत से, सोच से चेंज कर सकते हैं। चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर लाइफ एंड सक्सीड इन लाइफ। दैट इज द पॉइंट। मेहनत करें, भरोसा रखें, जीतने के लिए प्रयास करें, जीत आपकी। अब शुरू करते हैं डिस्कशन को। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ इनर्ट गैस इज। इनर्ट गैस हीलियम, आर्गन, नियन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन। सिर्फ हीलियम को छोड़कर जितने भी गैसेज हैं सभी में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसलिए
इसको कहते हैं ऑक्टेट कन्फिगरेशन। इस क्वेश्चन का आंसर हुआ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ इनर्ट गैस इज 8। ये 8 हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पर 2 भी है तो हीलियम का। सो दैट्स वाई राइट रेस्पॉन्स टू बी ए एंड सी, याद रखेंगे ए एंड सी, 8 एंड 2। सिर्फ 8 नहीं होगा बल्कि हमारा ये सी भी आंसर होगा। सो द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ इनर्ट गैस इज, वैसे 8 होता है पर हीलियम को भी हम इनर्ट गैस में ही लेते हैं जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होता है। जैसे हीलियम का जो आपका एटॉमिक नंबर होता है 2 होता है, और जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो 1s2 हो जाएगा। तो क्या होगा इस केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नेमिंग और नोमेनक्लेचर वी यूज टुडे वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, जो नोमेनक्लेचर का सिस्टम है वह किन के द्वारा दिया गया। तो आप देख लें पहले कि अगर हरगोविंद खुराना की बात आती है तो हिज नेम इज एसोसिएटेड विथ आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ जीन्स। जीन्स से इनका नाम जुड़ा हुआ है। चार्ल्स डार्विन, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, अ थियरी ऑफ इवोल्यूशन, याद रखेंगे। तो क्या होगा, हरगोविंद खुराना का संबंध सिंथेसिस ऑफ जीन्स से है। चार्ल्स डार्विन, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज और थियरी ऑफ इवोल्यूशन। एक नाम और भी है, वो है हमारा कैरोलस लिनेयस। यस, दिस इज द राइट alternative A. The system of scientific naming or nomenclature we use today was introduced by Carolus Linnaeus. Next question, which one of the following is correct? इसमें से कौन सा सही है? Plants having differentiated plant parts and with vascular tissue are Bryophyta. ये गलत है। Plants having differentiated plant parts but without specialized vascular tissue are Bryophyta. Yes, ये सही है। And third, C, plants having no differentiated plant parts are Thallophyta. This is correct, and that's why right response will be D. D ये सही होगा। B and C both are correct. इसे D response होगा। What is the momentum of an object of mass m moving with a velocity v? ये मोमेंटम, इसको हिंदी में संवेग कहते हैं। मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी। मात्रा को वेग से गुना करेंगे तो मोमेंटम मिलेगा m इंटू वी। व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v? mv स्क्वायर। नो, ये तो होगा नहीं। हाफ mv स्क्वायर, ये तो काइनेटिक एनर्जी का है। दिस इज नो, एंड दैट्स व्हाई इसमें क्या होगा, नन ऑफ दीज। इसमें कोई भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो नन ऑफ दीज में आ जाएगा। चूंकि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये दिस राइट है, ये नन ऑफ दीज। और यहाँ पर नन ऑफ दीज में क्या हो जाएगा कि मोमेंटम के लिए जो फॉर्मूला होगा m इंटू वी होगा, याद रखें। When a carpet is beaten with a stick, dust comes out of it. This can be explained by, यदि आप कारपेट को अगर स्टिक से आप हैमर करते हो तो डस्ट बाहर आ जाता है। ये कैसे, किस नियम से एक्सप्लेन होगा? फर्स्ट वन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यस, ये सही है, क्योंकि इनर्शिया के कॉन्सेप्ट पर आधारित है ये। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया एंड मास, फोर्स एज वेल। इसलिए ये फर्स्ट लॉ के द्वारा डिफाइन होगा, क्योंकि जब
उसको ये करेंगे, जब कारपेट को अगर बीट करते हैं स्टिक से तो कारपेट का जो पार्ट होता है, सरफेस एरिया जो होता है, वो हिलता डुलता है, लेकिन डस्ट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कि everybody continues to be in a state of rest or uniform motion unless some force acts on the body to change its state. कि अगर जब तक किसी भी पिंड पे आप अगर बल नहीं लगाएंगे तो उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा, विराम से गति में, गति से विराम में नहीं आएगा। तो इनर्शिया का जो कॉन्सेप्ट है वो फर्स्ट लॉ से है, ये फर्स्ट लॉ से एक्सप्लेन होगा, क्योंकि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ फोर्स मिलता है, फोर्स का मेजरमेंट, एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन से एक्शन एंड रिएक्शन का कॉन्सेप्ट है। और कंजर्वेशन प्रिंसिपल, अगर हम मोमेंटम की बात कर सकते हैं, मास की बात भी कर सकते हैं, स्पिन की बात भी कर सकते हैं मोशन, तो ये कंजर्वेशन प्रिंसिपल पर आधारित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, सही नहीं है, ये देखना है हमें। जैसे हम देख लें कि एनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्शिया ऑफ ए बॉडी, तो अगर हम यदि ये निकाल लें कि इसमें पहले कि सही कौन सा है, तो इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ये गलत है क्योंकि ये फर्स्ट लॉ से मिलता है, ये स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नेक्स्ट है कि इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, ये सही है। और इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, ये गलत है। तो हमारा क्या होगा, इनकरेक्ट जो यहाँ पर रेस्पॉन्स होगा वो हमारा बी एंड सी होगा। सो डी इज द राइट रेस्पॉन्स। तो याद रखेंगे ये कि इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन गति के पहले नियम से इनर्शिया का ज्ञान प्राप्त होता है। वी ड्राइव कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और मैं बता दूं, जैसे से बॉडी का मात्रा बढ़ेगा इनर्शिया ही बढ़ेगा, और मात्रा घटने पे इनर्शिया भी घटेगा। एंड दैट्स व्हाई इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। द रेशियो बिटवीन मोमेंटम एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये देख लें। मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी। अब मास इंटू वेलोसिटी अब क्या है, मोमेंटम बाय वेलोसिटी, मतलब कि इसको नीचे ले आइए, मोमेंटम बाय वेलोसिटी इज इक्वल टू मास। अगर हम सिंबल में लिखना चाहते हैं तो P इज इक्वल टू एम इंटू वी। P मोमेंटम है, M मास है, V वेलोसिटी है। हम रेशियो किसका निकालना है, P मोमेंटम बाय V का, एंड दिस इज योर M। दैट्स वाई जो राइट रेस्पॉन्स हो जाएगा हमारा वह मास हो जाएगा। द रेशियो बिटवीन मोमेंटम एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर, इसमें कौन सा वेक्टर है हमें देखना है। तो आप देख लें कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो स्केलर है, अदिश राशि है ये। इलेक्ट्रिक चार्ज भी क्या है, स्केलर है। और वोल्टेज क्या है, ये भी स्केलर है। जाइए हमारा क्या हो जाएगा कि वेक्टर कौन सा होगा, मैग्नेटिक फील्ड। याद रखेंगे कि किसी भी तरह का जो फील्ड होगा, मतलब फोर्स है, वो आपका वेक्टर होगा, क्योंकि फोर्स में दिशा का होना ज़रूरी है। इसे याद रखेंगे, वेदर इज द मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड, किसी भी तरह का फील्ड है तो उसमें फोर्स लगेगा और दिशा होगी। दैट्स व्हाई मैग्नेटिक फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी हियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स के बारे में कौन सा सही है इसमें। तो देख लें हम लोग कि पहले तो बता दें न्यूक्लियर
फोर्स के बारे में ये कि आपको पता है कि एटम का जो सेंटर होता है वहाँ पे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रहते हैं, राइट। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो रहते हैं वो बहुत कम रहता है उनका रेंज, 10⁻15 मीटर के ऑर्डर में रहते हैं ये। अब सोच लीजिए कि 10⁻15 मीटर के रेंज में ये रहते हैं न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। यदि हम यूरेनियम की बात करें तो 92 एटॉमिक नंबर है, मतलब क्या हुआ 92 प्रोटॉन्स जो है 10⁻15 मीटर के रेंज में रहते हैं और न्यूट्रॉन भी रहते हैं। अब क्या है, तब तो वो क्या होगा, रिपल्सन होगा, रिकर्सन का बल काम करेगा प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में और न्यूक्लियस टूट जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, न्यूक्लियस टूटते भी है, स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन होता है न्यूक्लियस 90 एंड उसके ऊपर 90 और ऊपर 90 और ये आपका उसके ऊपर जितने भी एटॉमिक नंबर वाले होते हैं वो टूटते हैं, लेकिन बाकी नीचे तो स्टेबल होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम सारे के सारे स्टेबल है यहाँ पे। तो स्टेबल यहाँ पे है, मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियस के अंदर कोई ना कोई आकर्षण बल काम करेगा, क्योंकि कूलम्ब्स का रिपल्सन फोर्स भी काम करेगा। सो याद रखिएगा कि टू ब्रिंग अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ एनी न्यूक्लियस, नाउ द अट्रैक्टिव फोर्स विद इन द न्यूक्लियंस मस्ट एक्सीड द रिपल्सिव फोर्स ड्यू टू कूलम्ब्स। हमेशा जो आकर्षण बल जो होगा न्यूक्लियस के अंदर ज़्यादा होगा कूलम्ब के रिपल्सन से। याद रखेंगे तो पहला तो यहीं पर हो गया कि शॉर्ट रेंज फोर्स हो जाएगा, ये लॉन्ग रेंज तो होगा नहीं, चूँकि 10⁻15 मीटर के रेंज में काम करेगा। ये अट्रैक्टिव होगा कि कोई न्यूक्लियस को स्टेबिलिटी देता है, एंड दैट्स वाई न्यूक्लियर फोर्स, ये जो आंसर हमारा हो जाएगा ए एंड सी। करेक्ट कौन सा होगा, न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज, न्यूक्लियर फोर्स इज ऑफ अट्रैक्टिव नेचर, आकर्षण बल है ये। The scattering of light is directly proportional to wavelength of light. Scattering, जैसे scattering varies होता है 1/λ4। तो आप देख रहे हैं इसमें कौन सा है, varies as 1/λ4। मीन्स क्या, ये हो जाएगा हमारा क्या, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/वेवलेंथ, क्योंकि वेवलेंथ ऑफ लाइट को लैम्डा से करते हैं। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। मतलब वेवलेंथ लाइट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे स्कैटरिंग का मान घटेगा, और वेवलेंथ का मान जैसे जैसे घटेगा स्कैटरिंग का मान बढ़ेगा। यही कारण है कि स्काई जो है अपीयर्स ब्लू, आकाश नीला दिखता है, इसलिए कि जो आपका ब्लू कलर जो होता है वो आपका वेवलेंथ का मान काफ़ी कम होता है, इसलिए स्कैटरिंग उसका ज़्यादा होता है। बाकी तो स्वतः रॉन्ग हो जाएंगे, तो इसलिए हमारा राइट रेस्पॉन्स हो जाएगा कि द स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, एंड दिस इज द रीजन बिहाइंड द ब्लू कलर ऑफ द स्काई, रीजन बिहाइंड द रेडिश अपीयरेंस एट द टाइम ऑफ सनसेट एंड सनराइज ऑफ दिस। जब भी सूर्यास्त और सूर्योदय होता है उस समय भी लालिमा दिखती है। फिर आपका रेड लाइट इज ऑल्सो यूज एज द साइन ऑफ डेंजर। वो सारे के सारे हमारा स्कैटरिंग के कारण ही होते हैं। Sure, that's all for the session. Thank you.